कहानी की शुरुआत होती है गहरे अंतरिक्ष में, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक सैटेलाइट के मरम्मत के मिशन पर काम कर रहे होते हैं। इस एस्ट्रोनॉट की टीम को कोवल्स्की लीड कर रहा होता है। ये लोग STS-157 मिशन के तहत हबल स्पेस टेलीस्कोप में नया हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इसी काम के लिए टीम में डॉक्टर रायन स्टोन को भी भेजा गया है। वो इस सिस्टम की स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसके लिए ये स्पेस में बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है। जीरो ग्रेविटी में काम करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसे पृथ्वी पर ग्रेविटी के साथ काम करने की आदत थी। टीम पिछले एक हफ्ते से मिशन पर लगी हुई है और अब लगभग उनका काम पूरा होने ही वाला है। इसी दौरान कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन से कैजुअली पूछता है कि स्पेस में उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। स्टोन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, खामोशी। पूरा स्पेस इतना साइलेंट है कि पिन ड्रॉप साइलेंस भी लाउड लगता है। ऐसा सुकून पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता। लेकिन यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। उन्हें अर्थ से अचानक एक इमरजेंसी रेडियो कॉल आता है जो कहता है कि मिशन तुरंत बंद करो, सैटेलाइट से डिटैच होकर अभी के अभी स्पेसक्राफ्ट में लौट जाओ। इसका कारण बहुत ही गंभीर होता है। असल में रशियन मिलिट्री अपनी एक पुरानी स्पाई सैटेलाइट को एक मिसाइल से उड़ा देती है ताकि उसका डेटा किसी और के हाथ न लग सके, पर उसका ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि सैटेलाइट के हज़ारों टुकड़े बनकर स्पेस में बुलेट की स्पीड से फैलने लगते हैं। असल में पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरे स्पेस स्टेशन से टकराकर उसे उड़ा सकता है। ये डेब्रीज आगे बढ़ते हुए कई वर्किंग सैटेलाइट्स को भी हिट करते हैं और हर कॉलिजन नए नए टुकड़े पैदा करता जाता है। देखते ही देखते दर्जनों सैटेलाइट्स नष्ट हो चुकी हैं और पूरा स्पेस खतरनाक डेब्रीज स्टॉर्म से भरने लगता है। स्पेस में रशियन सैटेलाइट ब्लास्ट से बने डेब्रीज ने इतना नुकसान कर दिया कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद हो जाता है। अब ये मिशन कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते और सिर्फ उनके आसपास मौजूद एस्ट्रोनॉट से ही आपस में बात कर पा रहे होते हैं। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही तेज रफ्तार से उड़ता हुआ डेब्रीज इनकी तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में स्पेसक्राफ्ट को जोरदार टक्कर मारता है। उसी दौरान एक बहुत बड़ा टुकड़ा उस पैनल से टकराता है जिस पर डॉक्टर स्टोन काम कर रही होती है और पूरा पैनल टूटकर अंधाधुंध स्पीड से स्पेस में घूमते हुए आगे बढ़ जाता है। स्टोन उसी पैनल के साथ फंसकर कंट्रोल खो देती है। कोवल्स्की उसे चिल्लाकर कहता है कि तुरंत सेफ्टी बेल्ट खोल दो, वरना हमेशा के लिए स्पेस में खो जाओगी। स्टोन किसी तरह बेल्ट खोल देती है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होती है। डर और घबराहट के कारण वो बहुत तेजी से सांस लेती है, जिससे उसके सूट का ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगता है। कम्युनिकेशन भी बिल्कुल कट चुका होता है, क्योंकि वो बाकी टीम से इतना दूर आ चुकी है कि कोई सिग्नल नहीं पहुंच सकता। वो लगातार घूम रही है और उसे लगता है कि शायद यही उसका अंत है। तभी अचानक उसे दूर से कोवल्स्की की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे अपनी पोजीशन बताने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो दोबारा आवाज़ लगाकर बोलता है कि अपने सूट की लाइट ऑन कर दो ताकि वो उसे डिटेक्ट कर सके। स्टोन सूट की लाइट ऑन कर देती है और वहीं से उसे पता चलता है कि सूट में अब सिर्फ 8% ऑक्सीजन बचा है। ठीक उसी समय कोवल्स्की उसे पकड़ लेता है। असल में कोवल्स्की के सूट पर एक कंट्रोलर लगा था जिससे वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर कंट्रोल कर सकता था, जिससे वो स्टोन तक पहुंच पाता है। डॉक्टर स्टोन के सूट में वो एडवांस मैन्यूवरिंग डिवाइस नहीं होता है जो कोवल्स्की के सूट में मौजूद है, इसलिए वो कंट्रोल खोकर लगातार स्पेस में ड्रिफ्ट हो रही थी। अब जब कोवल्स्की उसे पकड़ लेता है तो वो धीरे धीरे उसे स्पेसक्राफ्ट की दिशा में ले जाने लगता है। इसी दौरान वो स्टोन से कहता है कि अपनी वॉच में टाइमर 90 मिनट्स पर सेट कर लो। स्टोन उससे पूछती है कि क्यों, तो वो समझाता है कि डेब्रीज इतनी हाई स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है कि लगभग 90 मिनट बाद वो फिर से उसी जगह लौट जाएगा और दोबारा उनसे टकरा सकता है। दोनों टाइमर सेट कर ही रहे होता है कि अचानक उन्हें एक और एस्ट्रोनॉट उनकी ओर बहता हुआ दिखाई देता है। कोवल्स्की तुरंत स्टोन से कहता है कि उसे पकड़ने की कोशिश करो। स्टोन बड़ी मुश्किल से उसके सूट को थाम लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसका फेस पलट कर देखती है तो उसे समझ आता है कि उसका शरीर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। डेब्रीज इतनी तेज होती है कि किसी भी मटेरियल को आसानी से चीरकर आर पार निकल जाती है और यही उसकी डेथ का कारण बन चुका था। इस डरावने नजरिए के बाद ये दोनों किसी तरह अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ते हैं और काफी स्ट्रगल के बाद वहां तक पहुंच भी जाते हैं।
लेकिन जो नज़ारा सामने होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। डेब्रिज स्टॉर्म ने पूरा स्पेसक्राफ्ट तबाह कर दिया था, हर सिस्टम नष्ट हो चुका था और उनके सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। कोवल्स्की फैसला करता है कि उन्हें 1450 किलोमीटर दूर स्थित ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से अर्थ पर वापसी की उम्मीद है। यही सोचकर वो दोनों ISS की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। ISS की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर स्टोन का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाता है। मीटर सिर्फ 1% पर बचा होता है और कोवल्स्की के सूट का फ्यूल भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका होता है। किसी तरह वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि स्टेशन पहले से ही इवैक्यूएट किया जा चुका है। अर्थ पर लौटने वाले एस्केप मॉड्यूल का एक हिस्सा गायब है और बाकी का हिस्सा डेब्रिस से इतना बुरी तरह से डैमेज हो चुका है कि उसका पैराशूट पहले से ही खुल चुका है। बिना पैराशूट के पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। स्टोन घबराकर कहती है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन कोवल्स्की अनुमान लगाता है कि शायद अभी भी उस मॉड्यूल के थ्रस्टर्स में 1-2 बार थ्रस्ट देने लायक पावर बची हो। अगर ऐसा है तो वे लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ थ्रस्टर्स का मतलब है छोटे छोटे प्रोपल्सन कैप्सूल्स जो स्पेसक्राफ्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पुश करते हैं। अब ये सोचकर वह अपने सूट की बची हुई सारी पावर इस्तेमाल करता है और खुद वो स्टोन को डैमेज हुए मॉड्यूल की तरफ जोर से धकेल देता है। दोनों तेजी से ड्रिफ्ट होकर स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनकी ट्रेजेक्टरी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि कोवल्स्की के सूट का फ्यूल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जो कुछ भी हाथ में आए उसे पकड़ लेना, लेकिन जब वे जोर से स्टेशन से टकराते हैं तो दोनों को जोड़ने वाली रस्सी अचानक टूट जाती है और वे किसी भी हिस्से को पकड़ नहीं पाते। तभी स्टोन का पैर स्टेशन की पैराशूट की रोप्स में फंस जाता है और वह उस टूटी हुई रस्सी को भी पकड़ लेती है, लेकिन अब फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जिस रोप में स्टोन का पैर फंसा है वो धीरे धीरे खिसकने लगती है। अगर दोनों साथ लटके रहे तो रोप किसी भी पल टूट सकती है और दोनों अनंत स्पेस में खो जाएंगे। हालात को समझकर कोवल्स्की शांत आवाज में कहता है, स्टोन मुझे छोड़ दो। स्टोन घबराकर कहती है, नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगी। पर कोवल्स्की जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। 2 लोगों का कंबाइंड वेट रोप को तुरंत तोड़ देगा और दोनों की मौत पक्की है। स्टोन को बचाने के लिए वो खुद रस्सी के बकल को खोल देता है और धीरे धीरे स्पेस की काली खामोशी में दूर ड्रिफ्ट होने लगता है, हमेशा के लिए। कोवल्स्की धीरे धीरे अंधेरे में दूर जाता हुआ स्टोन से आखिरी बार कहता है, तुम खुद को बचाना और तुम्हारा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। स्टेशन के अंदर जाओ, कैप्सूल में बैठो और सीधे चाइनीज स्टेशन की तरफ निकल जाओ, वहीं से अर्थ पर वापस पहुंच सकती हो। स्टोन रोने जैसी आवाज में कहती है, मैं कैप्सूल लेकर तुम्हें वापस लेने आऊंगी। लेकिन कोवल्स्की शांत होकर जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, बस वादा करो कि तुम जिंदा लौटोगी। स्टोन मजबूरी में बोलती है, हाँ, मैं बचकर दिखाऊंगी। और इसके बाद कोवल्स्की से हमेशा के लिए उसका कांटेक्ट टूट जाता है। अपनी जान की कुर्बानी देकर कोवल्स्की ने स्टोन को बचने का एक आखिरी मौका दिया था। स्टोन किसी तरह स्टेशन के अंदर पहुंचती है और हेलमेट उतारते ही राहत की गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसके सूट का ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो चुका था। फिर वो रेडियो के जरिए मिशन कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी स्टेशन के अंदर अचानक आग लग जाती है और हालात फिर से खतरनाक हो जाते हैं। वो तेजी से एस्केप कैप्सूल की ओर भागती है और बड़ी मुश्किल से उसे स्टेशन से डिटैच करने में सफल हो जाती है, लेकिन कैप्सूल कुछ ही दूर जाकर झटके से रुक जाता है, क्योंकि उसका पैराशूट अभी भी स्टेशन में उलझा हुआ होता है। अगले ही पल कैप्सूल उल्टी दिशा में तेजी से स्टेशन की तरफ खींचने लगता है, जैसे उसे टकरा ही जाएगा, लेकिन स्टोन अपनी पूरी कोशिश के साथ उसे स्टेबलाइज कर लेती है। कैप्सूल को रोककर वो बाहर निकलती है और पैराशूट की उलझी हुई सारी रोप्स को काटने लगती है। ठीक उसी समय वे 90 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और रशियन सैटेलाइट ब्लास्ट से बना वो खतरनाक डेब्री का तूफान फिर से ऑर्बिट पूरा करके स्टेशन की दिशा में लौट आता है। स्टोन जान बचाने के लिए जल्दी से वापस कैप्सूल के अंदर घुस जाती है और अंदर पहुंचकर वो स्पेसक्राफ्ट के इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन रेस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो सिस्टम चेक करती है और उसे पता लगता है कि कैप्सूल में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर वो निराश हो जाती है और अपनी पूरी उम्मीद छोड़कर सरेंडर की हालात में कैप्सूल का ऑक्सीजन बंद कर देती हैं, ताकि धीरे धीरे उसे मौत आ जाए। अब कैप्सूल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे वो हेलुजिनेट करने लगती है। उसे लगता है कि कोवल्स्की उसके सामने आकर उससे बात कर रहा है
और वो उससे कहता है कि हार मत मानो। जब स्टोन को होश आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ चुका था। वो पहले तो ऑक्सीजन को ऑन करती हैं और फिर सोचती हैं कि लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिवेट करके कैप्सूल को थ्रस्ट दिया जा सकता है। वो जब ये कोशिश करके देखती हैं तो कैप्सूल सचमुच आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो चाइनीज स्टेशन की तरफ ड्रिफ्ट करने लगती है। स्टेशन के करीब पहुंचते ही वो कैप्सूल से बाहर निकलती हैं। इस बार उसके पास एक छोटा सा गैस सिलेंडर है जिससे वो खुद को मैन्यूवर कर सकती है। कैप्सूल में पैराशूट नहीं होता, इसलिए बाहर आना उसके लिए मजबूरी थी, क्योंकि इस कैप्सूल के साथ वो पृथ्वी पर लैंड नहीं कर सकती थी। अब गैस सिलेंडर के प्रेशर से वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल करते हुए चाइनीज स्टेशन के चारों ओर घूमने लगती है और खुद को सही दिशा में पुश करने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी समय सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है। फिर भी मोमेंटम के कारण वो स्टेशन की तरफ बढ़ती रहती है। बड़ी मुश्किल से वो स्टेशन का लास्ट एज को पकड़ लेती है। तभी डेब्री का वही तूफान दोबारा ऑर्बिट पूरा करके वापस पहुंच जाता है और स्टेशन पर एक बार और कहर बरपाता है। लेकिन स्टोन किसी तरह बचते बचाते अंदर की ओर घुसने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब उसके सामने एक नई परेशानी थी। ये एक चाइनीज स्पेस स्टेशन था और हर सिस्टम, हर बटन, हर इंस्ट्रक्शन पूरी तरह चाइनीज भाषा में था। स्टोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो किसी तरह री एंट्री कैप्सूल तक पहुंच जाती है, जिसे इस्तेमाल करके वो अर्थ पर लौट सकती हैं। कंट्रोल्स चाइनीज में होने की वजह से वो रैंडमली कोई भी बटन दबाने लगती है और आखिरकार कैप्सूल का लैंडिंग सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो सेफ बचेगी या नहीं, क्योंकि री एंट्री खुद में एक बहुत खतरनाक काम है। जैसे ही कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करता है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से उसके चारों ओर भयानक हीट पैदा होने लगती है। कैप्सूल तेजी से गिर रहा होता है और हर सेकंड स्टोन के लिए क्रिटिकल होता है। आखिरकार कैप्सूल अर्थ पर स्प्लैश डाउन करता है और समुद्र में गिर जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। कैप्सूल पानी में धीरे धीरे डूबने लगता है। स्टोन खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर स्पेस सूट की वजह से वो फंस जाती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि मंजिल के आखिरी पड़ाव पर आकर शायद उसकी कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन पूरी ताकत लगाकर वो कैप्सूल से बाहर निकलती है। पानी की सतह तक पहुंचना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि भारी स्पेस सूट उसे नीचे खींच रहा था। वो सूट उतारकर बड़ी मशक्कत से पानी की सतह तक पहुंचती है और तैरते हुए आखिरकार किनारे तक पहुंच जाती है। इस तरह डॉक्टर रायन स्टोन मौत के मुहाने से वापस लौटती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को अपने VFX के लिए 7 ऑस्कर मिल चुके हैं। इस फिल्म का नाम ग्रेविटी इसलिए रखा गया क्योंकि ये दिखाती है कि पृथ्वी की ग्रेविटी ही हमें जमीन से जोड़े रखती है। अगर ग्रेविटी न हो तो इंसान एक तिनके की तरह स्पेस में हवा के झोंके की तरह भटकता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी ग्रेविटी फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपकी राय क्या है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।